गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज इस क्लास में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है भारतीय समाज के समकक्ष चुनौतियां पर चर्चा करेंगे। ये सिलेबस में कुछ नए जोड़े गए हैं, तो अगर आप नोट करोगे कि जो सिलेबस में चेंजिंग की गई है तो कुछ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो प्राचीन हमारी व्यवस्था थी, जैसे कि कर्म व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उसको छोड़ दिया है और समकालीन जो समस्याएं हैं उनको जोड़ा गया है। तो आरएस के सिलेबस का जो मुख्य मोटिव है वो यही है कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनको वर्तमान के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या कि कर्म व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जो बाबा आदम के जमाने की थी उनको छोड़ दिया है और जो समकालीन समस्याएं हैं उन पर चर्चा की गई। अगर हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करें कि भारतीय समाज के समकक्ष चुनौतियों की भी, तो पिछली बार एक प्रश्न आया था बंधुआ मजदूरी पर, सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं, लेकिन अब की बार वो नहीं दिया है क्योंकि बंधुआ मजदूरी का धीरे धीरे है वो कम हो रहा है, तो इसलिए वो चेंज कर दिया है। तो अब उन्हीं समस्याओं को रखा गया है जो कि वर्तमान में समाज के अंदर चल रही है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कम से कम शब्दों में अधिकतम हम अपनी बात है वो किस प्रकार से रख सकते हैं, और वर्तमान में कौन से ऐसे टॉपिक है या चुनौतियां हैं जिन पर प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए आप अंत तक बने रहिए, हम एक एक करके सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो ये चुनौतियां क्या होती है कि ऐसी समस्याएं होती है ऐसी समस्याएं जिनका समाधान हम कर सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान नहीं होता है, तो वो चुनौतियां नहीं होती। चुनौतियां कौन सी होती है कि वो समस्याएं जिनका समाधान हम कर सकें। अगर देखें हम तो दहेज की समस्या है, मैं चेंज करता हूं एक मिनट, तलाक की समस्या है, बाल विवाह के जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा आजकल ये चर्चा में है, सांप्रदायिकता है, निर्धनता है, बेरोजगारी, मादक द्रव्य सेवन, दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। दलितों के मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं और वर्तमान में वृद्ध और दिव्यांगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। तो उन्हीं समस्याओं को रखा है जो वर्तमान में बढ़ती जा रही है। गुड इवनिंग नरेंद्र जी, गुड इवनिंग निरुपम कश्यप। तो पहले हम पहली समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, निर्धनता के बारे में। हाँ, एक प्रश्न उससे आ सकता है, जो पहले है संभावना बनती है कि प्रश्न आ जाए कि भारतीय समाज के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। बड़ा इजी सा प्रश्न होगा अगर ये पूछा जाए, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, वो सब सामाजिक चुनौतियां हैं। देखो समस्याएं बहुत होती है, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, लेकिन ये जो आपके सिलेबस में शामिल है उन सब सामाजिक समस्याओं को शामिल किया गया। तो जितनी भी ये समस्याएं आपको दिखाई दे रही है ये भारतीय समाज के समकक्ष चुनौतियां हैं। तो एक इजी सा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आज भारतीय समाज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, या आज भारतीय समाज किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली समस्या के बाद बात करते हैं निर्धनता के बारे में। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, निर्धन, धन की कमी। निर्धनता का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? धन की कमी। लेकिन ये पूर्ण रूप से निर्धनता को बयान नहीं करता। क्या पूर्ण धन की, ऐसा तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है जिसके पास पूर्णतया धन का अभाव, कुछ तो उसके पास धन होता है। तो और ना ही अगर बहुत बड़ी संख्या में है तो उससे भी निर्धनता का पता नहीं चलता, क्योंकि उसके सापेक्ष रूप से कुछ लोगों के पास धन होता है वो कम होता है। तो गरीबी या निर्धनता का शाब्दिक अर्थ तो धन की कमी से है। अब धन की कितनी कमी, तो इसको हम इसकी परिभाषा में लेंगे तो हम सदा से पढ़ते आए हैं कि निर्धनता को हम दो रूप से परिभाषित करते हैं। कौन कौन सी? एक निरपेक्ष और दूसरी सापेक्ष। तो हमें परिभाषा में दोनों चीजों को शामिल करना है। अगर हम केवल एक निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को लेकर चलते हैं तो भी ये संपूर्ण नहीं होगी, और अगर हम केवल सापेक्ष गरीबी की अवधारणा को लेकर चलते हैं तो ये भी पूर्ण नहीं होगी। दोनों अवधारणाओं को हमें साथ लेके चलना है। तो अगर हम पहली बात करें निरपेक्ष रूप से, तो निरपेक्ष रूप से गरीबी या निर्धनता एक ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई समूह है वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण
वित्तीय संसाधनों की, धन की कमी के कारण जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, मसलन रोटी कपड़ा और मकान को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो उसे गरीबी या निर्धनता कहते हैं। तो यह निरपेक्ष है कि जब ऐसी इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि व्यक्ति धन के अभाव में या संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, देखो निर्धनता के आगे हम चलेंगे तो और परिभाषाओं को, दायरे को, इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो अपनी मूलभूत रोटी कपड़ा और मकान उनको भी पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। अगर हम सापेक्ष रूप से देखें तो सापेक्ष रूप से तो गरीबी का कोई अंत ही नहीं है। जब दो लोगों की तुलना करते हैं तो जिसके पास अधिक धन है उसकी तुलना में थोड़ा सा अगर किसी के पास कम धन है तो वो क्या है, निर्धन है। तो सापेक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी व्यक्ति, समूह या परिवार के पास संसाधनों की कमी होना या संसाधन कम होना, अगर किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 2 करोड़ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 करोड़ वाले की तुलना में 1 करोड़ वाला है गरीब माना जाएगा। लेकिन इस सापेक्ष परिभाषा को बहुत कम उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इसको हम किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं ठहरा सकते। तो भारत में है वो गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा को अपनाया गया है। अब बात करते हैं गरीबी रेखा की, बीपीएल। तो बीपीएल की बात करें तो ये एक ऐसा रेखा है, कोई सीमा है जो निर्धारित करती है कि अगर इससे कोई नीचे व्यक्ति है तो वो गरीब है। तो गरीबों को निर्धारित या गरीबी को निर्धारित करने की जो सीमा है वो गरीबी कहलाती है। अब ये सीमा निश्चित नहीं है, प्रत्येक देश में अलग अलग है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमेशा से कैलोरी ऊर्जा उपभोग को गरीबी रेखा का निर्धारण बिंदु माना गया है। अभी इनमें कुछ चेंजिंग आ रही है, लेकिन अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो कैलोरी ऊर्जा उपभोग को आधार मानते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से अगर उपभोग प्रति व्यक्ति कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। अब इसका मूल्यांकन क्या किया जाता है, क्योंकि 2400 कैलोरी का तो कोई विशेष मापदंड होता नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ और बातों को जोड़ते हुए कुछ इनकम का स्रोत बनाया जाता है कि अगर इससे कम इनकम है तो उससे व्यक्ति नीचे है तो वो गरीबी रेखा में माना जाएगा। तो ये भारत में बहुत सारी समितियां हुई है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, तो सबसे लास्ट में ये रंगराजन समिति बनी थी क्योंकि गरीबी रेखा का निर्धारित करने का कार्य है ये समितियों द्वारा भारत में किया जाता है। तो 2011-12 में बनी थी, 14 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 972 रुपये प्रति महीना कमाता है, प्रति व्यक्ति प्रति महीना, तेंदुलकर रिपोर्ट में ये क्या था, ये 846 रुपये थे। और नगरीय क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 1407 रुपये से कम कमाता है, और तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा था, इसको 1000 रुपये माना था। कितने रुपए माना था, 1000 रुपये से अगर कोई कम कमाता है। और रंगराजन समिति कहती है कि नहीं, आपका मापदंड है वो गलत है। अगर 1407 रुपये प्रति व्यक्ति से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, वो बीपीएल की श्रेणी में आएगा। अब रंगराजन समिति के अनुसार भारत के अंदर 29.5% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे थी। 2014 की ये बात है। जो तेंदुलकर समिति थी उसने कहा था 21% समथिंग था, उससे नीचे है, लेकिन उनका आकलन कम हुआ था। ये 2012-13 की बात थी जब भारत के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल भी मचा था। राज बब्बर साहब का कुछ बयान आया था, किसी और राजनेता का भी बयान आया था कि 5 रुपए में, कोई कह रहा था 10 रुपए में, कोई कह रहा था 15 रुपए में भारत का व्यक्ति है वो भरपेट भोजन कर सकता है, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो तेंदुलकर समिति पे ये विवाद हुआ था और उसके बाद में रंगराजन समिति भी आई थी। लेकिन जितने भी आंकड़े होते हैं ये गरीबी को निर्धारित करने के एक पक्षीय होते हैं, क्योंकि केवल रोटी कपड़ा और मकान से ही काम नहीं चलता। रोटी कैसी मिल रही है, कपड़ा कैसे मिल रहा है, मकान की अवस्था कैसी है, वो भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा क्या सड़कें भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, तो ये चीजें भी गरीबी के अंदर शामिल होती है।
तो इन सबको शामिल करते हुए गरीबी की जो अवधारणा थी, परंपरागत अवधारणा, तो उसको अपूर्ण पाया गया। तो इसलिए गरीबी की एक बहुआयामी अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसे कहते हैं बहुआयामी गरीबी, MPI, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। तो बहुआयामी, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके बहुत सारे आयामों को शामिल किया गया। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के आयामों को इसमें शामिल किया गया है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये 3 आयाम हैं। इन 3 आयामों के 10 संकेतकों को, 10 सूचकांकों को, 10 मापदंडों को शामिल किया गया है गरीबी को परिभाषित करने के लिए। अब ये 3 आयाम है। पहला आयाम है शिक्षा। तो शिक्षा के अंदर 2 मापदंड अपनाए गए हैं: स्कूली शिक्षा और स्कूलों में बाल नामांकन दर, बाल साक्षरता नामांकन दर, यानी जो 5 वर्ष से अधिक आयु के जो बाल हैं या 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनका स्कूलों में नामांकन कितना है, उनकी साक्षरता दर कितनी है, उसको पहले आयाम में शामिल करते हैं। तो पहले आयाम में कितने मापदंड हो गए? 2 हो गए। बाद में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर, बाल पोषण दर, इन सबको शामिल किया गया है। तो इसमें भी 2 संकेतक आ जाते हैं। उसके बाद में जो जीवन स्तर है, जीवन जीने के लिए या जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अन्य प्रकार की भी चीजों की, वस्तुओं की जरूरत होती है, सुविधाओं की जरूरत होती है, सेवाओं की जरूरत होती है, तो वो जीवन स्तर में शामिल किया गया है। तो उसमें क्या आ जाता है? बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, अगर जो मकान में रहते हैं वहां फर्श है, वो जो मकान है वो किस प्रकार की है, आवास की स्थिति किस प्रकार की है, क्या पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है या नहीं है, स्वच्छता कैसी है, क्या वातावरण है वो दूषित तो नहीं है कहीं। ईंधन, मुख्य रूप से ईंधन की बात की जा रही है कि खाना बनाने के लिए जो परिवार में है वो किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है, और संपत्ति कितनी है, उसके पास संसाधन कितने हैं, आदि सब के आधार पर ये बहुआयामी गरीबी निर्धारित की गई है। अब किसे माना गया है बहुआयामी गरीब या गरीबी? तो इन सबको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। 1/3, 1/3, 1/3 बराबर इनको नंबर दिए गए हैं। तो इनमें से जो भारित संकेतक हैं उनमें से 1/3 या उससे अधिक का अगर अभाव है, इन तीनों में से 2 का, 1 का अभाव है या 1 से अधिक चीजों का अभाव है, तो उसे बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में रखा गया है। ये बहुआयामी गरीबी का जो मापदंड था, अवधारणा थी, ये UNDP और OPHI, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो पावर्टी ह्यूमन ये इनिशिएटिव बनाया गया था 2010 के अंदर। और इसके अंदर इस इंडेक्स, ये हर वर्ष अपनी रैंक जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है। तो उसमें 2021 के अंदर, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि भारत में गरीबी, वर्तमान में गरीबी की स्थिति क्या है, तो हमें इन थोड़े से कुछ चीजों को हमें शामिल करना है। तो इसमें इस इंडेक्स को भी हम शामिल कर सकते हैं कि 109 देशों में भारत का गरीबी में स्थान 65वां है। तो ये बहुआयामी गरीबी है। अब बात करें कि गरीबी के कारण क्या है। तो समाजशास्त्र में एक थोड़ी सी समस्या यही आती है कि हमें सब चीज पता होती है, क्योंकि जो भी चीजें होती है वो समाज के अंदर से ही होती है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तब समस्या आती है कि किन किन को शामिल करें। और जब RS जैसी आप एग्जाम में बैठते हो तो समय का बहुत अभाव होता है, तो बहुत उस समय हम सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कारणों पर हमें ध्यान रखना है, हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से कारण इसमें हो सकते हैं। जब हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं तब इस प्रकार की समस्या आती है। तो अगर कारणों की बात करें तो कारण है वो व्यक्तिगत होते हैं। कुछ कारण होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। अगर व्यक्ति खुद ही गरीबी से आगे बढ़ना नहीं चाहता है, आलस्य के कारण, अशिक्षा के कारण,
अयोग्यता के कारण, बीमारी के कारण कोई कार्य नहीं करता है तो वो गरीब बना रहेगा। इसी प्रकार ऑस्कर लेविस ने एक अवधारणा दी थी गरीबी की उपसंस्कृति, गरीबी की उपसंस्कृति। इसमें कहता है कि एक गरीबी का जाल बन जाता है तो वो लोग हैं जो गरीबी से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, उनको गरीबी में रहने की जो आदत हो जाती है वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये गरीबी की उपसंस्कृति बन जाती है और उसमें क्या होता है कि संसाधनों का इतना ज्यादा अभाव होता है, एक चक्कर बनता है, उस कारण से वो गरीबी से निकल ही नहीं पाते हैं। उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, वो संसाधनों में इतनी ही वृद्धि कर पाते हैं कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते, और फिर आगे जब संसाधन नए सर्जित नहीं होते हैं तो वो गरीबी में ही बने रहते हैं। तो ये गरीबी का एक चक्कर बनता है जिसे ऑस्कर लेविस ने गरीबी की उपसंस्कृति नाम दिया है। एक गरीबी का असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी का प्रमुख कारण है, या भौगोलिक स्थिति भी इसको हम मान सकते हैं। भौगोलिक को हमने इसमें शामिल नहीं किया है तो आप भौगोलिक संसाधनों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। किसको? भौगोलिक संसाधन। जहां भौगोलिक संसाधनों की प्रचुरता होती है वहां क्या होता है कि गरीबी कम होती है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा ये क्षेत्र है, यहाँ भूमि है वो उपजाऊ है तो वहां गरीबी कम होती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भूमि है या जो अन्य संसाधन है उनका असमान वितरण, यानी भूमि बहुत है लेकिन उस पे कुछ ही लोगों का अधिकार है तो वो तो अमीर रहेंगे, लेकिन जिन लोगों का संसाधनों पर अधिकार नहीं है वो क्या है? गरीब ही बने रहते हैं। तो संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी का प्रमुख कारण है। और जो सबसे बड़ा कारण है, जितनी भी सामाजिक समस्याएं भारत में उत्पन्न हो रही है उन सब का जो कारण है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ही तीव्र है, उस अनुपात में संसाधन विकसित नहीं हो पाते हैं या संसाधनों का विकास नहीं हो पाता है, तो इसलिए गरीबी बनी रहती है। तो हम देखते हैं कि जिन देशों की आबादी कम है वहाँ गरीबी कम है, और जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो पश्चिम के जो देश हैं उनमें जनसंख्या कम है तो इसलिए गरीबी भी कम है, और जो मुख्य रूप से जो अफ्रीका के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, वहाँ गरीबी भी ज़्यादा है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है वो भी एक गरीबी का प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि संयुक्त परिवार में गरीबी का एहसास नहीं होता है। उसमें क्या है कि प्रचंड प्रकार की बेरोजगारी होती है, काम करने वाले कम होते हैं, तो उस अनुपात में संसाधनों का जो विकास है वो नहीं हो पाता है या कार्य है वो नहीं हो पाता, इसलिए गरीबी है वो बनी रहती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारत की लगभग 60%, अभी वर्तमान में कोई सर्वे आया था उसके अनुसार 58% आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, क्योंकि इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम योगदान है, लेकिन जो जनसंख्या का भार है इस पर बहुत ज़्यादा है, तो आमदनी कम है और लोग उस पर निर्भर ज़्यादा है। इस वजह से कृषि पर अत्यधिक भार के कारण भारत में गरीबी है। कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हुआ है, वैश्वीकरण या निजीकरण से, औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जो भारत में बिखरे हुए कुटीर उद्योग थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो उन पर जो निर्भर थे वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, उनकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं बचा, इसलिए वो गरीब हो गए। और वर्तमान में जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें रोजगार नहीं मिल पाता है, हम व्यवसायिक शिक्षा नहीं देते हैं। अगर एक +2 करके बच्चा या BA करके बच्चा आगे जाता है तो वो अगर परंपरागत तरीके से पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई रोजगार के साधन नहीं होते हैं। तो अब एक बात आती है कि इस गरीबी को दूर कैसे किया जाए। देखो, प्रश्न भी आ सकता है कि गरीबी को दूर करने के सुझाव दीजिए। अगर हमें कारणों का पता चल गया, इसलिए मैंने इसमें अलग से टॉपिक नहीं रखा है, अगर हमें कारणों का पता चल गया तो हम उसके निदान भी कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि कारणों को दूर कर देंगे
तो क्या होगा, समाधान भी हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कारण होता है रोग का, डॉक्टर दवाई देता है, वो कारण मिट जाता है, या हमें कहता है इस प्रकार की आपको दवा लेनी है या इस प्रकार का खान पान करना है, तो फिर क्या है कि बीमारी मिट जाती है। तो इसी प्रकार अगर हमें किसी समस्या के कारणों का पता चल जाए तो हम उसका निदान भी कर सकते हैं। तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि इसका समाधान कैसे करें, अगर आपके दिमाग में कारण है तो हम इसको समाधान भी इसमें देख सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि वर्तमान शिक्षा को किस प्रकार किया जाए, व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए, जो उद्योग लघु उद्योग है उनको विकसित किया जाए, कृषि पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए, एकांकी परिवारों को बढ़ाया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम लगाई जाए, संसाधनों का समान वितरण किया जाए, तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। तो इस प्रकार के कारण हमें पता है, तो इसके हिसाब से हम समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रश्न जो बनता है वो ये संभावना ज्यादा बनती है कि योजनाओं से, क्योंकि राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनसे प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबी निवारण के लिए बनाई गई है, गरीबी को कम करने के लिए बनाई गई है, तो इसमें सबसे जो पहला नाम है, वर्तमान में जो नाम चल रहा है वो है नरेगा का, मनरेगा का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी चर्चा चल रही है, हो सकता है इस पे कोई छोटा एक प्रश्न है वो अलग से पूछ लिया जाए। तो इनकी मुख्य बातों को हमें ध्यान रखना है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, अगर 15 दिन में रोजगार नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार की जो बातें हैं उनको शामिल करना पड़ के किस प्रकार की उनमें सुविधाएं दी जाती है आदि बातें हैं वो पूछी जा सकती है। अभी जनधन योजना थी, वो आर्थिक समावेशन की योजनाएं थी, गरीबों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था ताकि जो डायरेक्ट जो सब्सिडी मिलती है, सुविधाएं मिलती है, वो उनको मिल सके। आवास योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना थी, बाद में इसका नाम करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो ये भी, क्योंकि हमने क्या बात की, रोटी कपड़ा और मकान, ये गरीबी के प्रमुख निर्धारण तत्व है। अगर आवास की समस्या उनकी दूर हो जाती है तो काफी हद तक गरीबी भी दूर हो सकती है। मुद्रा योजना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये वर्तमान में विचाराधीन है, तो इसको करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत है, क्योंकि स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया है तो आयुष्मान भारत है, उससे भी एक अलग से प्रश्न आ सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उज्ज्वला योजना, ये सब गरीबी को दूर करने के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। तो इनमें अगर आपको ध्यान में है तो आप राज्य सरकार की, ये तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं लगभग सब, तो राज्य सरकार की योजनाओं को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। अब एक प्रश्न और जो भारतीय समाज के समकक्ष चुनौतियां हैं और वर्तमान में इस पे काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि जब जब दंगे होते हैं, चुनाव होते हैं, तब सांप्रदायिकता की बात है वो उभर कर आती है। तो भारत ने बहुत बार सांप्रदायिक दंगों का सामना किया है, आज़ादी से लेकर बहुत बार ऐसा हो चुका है। 2002 में हुआ, फिर यूपी के अंदर हुआ, उससे पहले अयोध्या के अंदर हुआ, भारत विभाजन हुआ, तब तो सबसे भयंकर रूप इसका हमारे सामने आया था। तो सांप्रदायिकता है क्या? तो संप्रदाय या धर्म, तो सांप्रदायिकता से तात्पर्य है उस संकीर्ण मनोवृत्ति से, किससे? संकीर्ण मनोवृत्ति से, उस विचारधारा से जो क्या सोचती है, जो क्या मन में रखती है कि जो धर्म, संप्रदाय या पंथ के आधार पर, धर्म, संप्रदाय या पंथ के आधार पर राष्ट्र और राज्य के व्यापक हितों की बजाय अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करती है, उनको संरक्षण देती है, तो वो सांप्रदायिकता है। तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हम इसको एक ही परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी विचारधारा जो अपने धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति संकीर्ण मानसा रखती है और संपूर्ण जाति, धर्म या क्षेत्र के हितों की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को प्रोत्साहित करती है, अधिक महत्व देती है, या एक ऐसी अंध भक्ति
जो केवल अपने ही संप्रदाय के बारे में सोचती है, अन्य संप्रदायों या धर्म के बारे में नहीं सोचती है। तो यह अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति और दूसरे धर्मों के प्रति शत्रु भाव है, एक कटुतापूर्ण मनोवृत्ति है, ये सांप्रदायिकता को जन्म देती है। ऐसी विचारधारा जो दूसरे धर्मों को शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखती है और अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति रखती है, तो उससे सांप्रदायिकता का धर्म जन्म होता है, उससे जातिवाद का जन्म होता है। इसी प्रकार क्षेत्रवाद को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो सांप्रदायिकता दो पक्ष हो जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, दो पक्ष होते हैं। इसके दो पक्ष कौन कैसे हो जाते हैं कि अपने धर्म के प्रति तो वो ऐसी दृष्टिकोण रखता है कि उसका विकास हो, तो ये तो क्या है? सकारात्मक है, वो अपने धर्म का उत्थान करना चाहता है। लेकिन नकारात्मक क्या है कि वो दूसरे धर्म का, दूसरे संप्रदाय का नुकसान करना चाहता है, ये इसका नकारात्मक पक्ष है। तो कई बार इसको माध्यम बनाकर, सांप्रदायिकता को माध्यम बनाकर राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया जाता है, कई बार आर्थिक हितों की पूर्ति का इसको माध्यम बनाया जाता है। और सांप्रदायिकता का सबसे जो घृणित रूप है वो दंगे के रूप में हमारे सामने आता है। अब है सांप्रदायिकता के कारण क्या है। तो जब हम भारत में सांप्रदायिकता की बात करें तो जहां बहुल समाज होता है, बहुधर्मी लोग रहते हैं, बहुत सारे संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो वहां सांप्रदायिकता एक प्रमुख मुद्दा होता है। दुनिया के अंदर कुछ ही ऐसे समाज हैं जहां पर, जैसे कि बेल्जियम के अंदर है, तो बेल्जियम में वहाँ बहुत प्रकार के धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ के समाजों में एकात्मकता का गुण अधिक है। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक काल से भी देखें तो भी सांप्रदायिकता के बीज है वो वर्तमान में नहीं है, बहुत हजारों साल पहले से ही बोए जा चुके हैं। तो इसका ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि यहाँ एक जो सनातन धर्म है उसके बाद अनेक धर्मों के लोग आए हैं। तो पहले भी अनेक संप्रदायों के लोग आए थे, लेकिन मुख्य रूप से जब मध्यकाल में मुस्लिम शासक आए थे, तब से सांप्रदायिकता के बीज है वो भारत में शुरू हुए थे। जब धार्मिक शत्रुता का भाव रखते हुए मंदिरों का विनाश किया गया था और किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था, तो वहाँ से जैसे जजिया कर है, तो इस प्रकार के करों से, इस प्रकार की विचारधारा से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो अंग्रेजी शासन की फूट डालो और राज करो की जो नीति है, उसने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था कि जो ब्रिटिश आए थे, व्यापार के लिए आए थे, उनके हित भी आर्थिक थे, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो वो अपने साथ मानव शास्त्रियों की एक फौज भी लाए थे। वो भारतीय समाज को समझना चाहते थे। तो शुरुआत में आपने देखोगे कि हिंदू और मुसलमान को उन्होंने एकता के भाव से देखा, समभाव से देखा, और जितने भी इनमें दोनों धर्मों के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जब मानव शास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर इन चीज़ों को विशेष महत्व दिया जाता है, धर्म को, तो धर्म के आधार पर भारत को विभाजित कर दो अगर यहाँ पर राज करना है। तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा। धार्मिक रूढ़िवादिता, अपने धर्म के प्रति रूढ़िवादी जो दृष्टिकोण है उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि मेरा ही धर्म है इस सृष्टि को चलाने वाला, इस धर्म के अलावा दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। अगर इस प्रकार की बातें सोचते हैं तब सांप्रदायिकता बढ़ती है। भारत के अंदर आपसी विश्वास और समझ की कमी भी सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है कि जब साथ साथ रह रहे होते हैं दो संप्रदायों के लोग तो उनमें आपसी सद्भाव होता है, लेकिन कोई अफवाह फैलती है या कोई इस प्रकार की थोड़ी सी बातें हो जाती है, असावधानी हो जाती है, तो तुरंत भारतीय जो साथ साथ रह रहे होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत तो समझ है लेकिन जो गहराई से समझ होनी चाहिए और जो गहरा आपसी विश्वास होना चाहिए वो नहीं है। उस वजह से भारत में सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा मिलता है। वर्तमान के अंदर हम देखें तो सोशल मीडिया ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाना, अफवाह फैलाना या धार्मिक अतिवाद की बातें करना, ये सब सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है।
और वर्तमान में हम देखें तो कुछ सांप्रदायिकता जो फैली है या सांप्रदायिक टकराव हुए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का हाथ था। जैसे कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा के अंदर वहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा पिछले वर्ष अफवाह फैलाई गई थी, तो उससे क्या है, उसने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था। तो ये सोशल मीडिया भी आजकल बहुत कारगर साधन हो गया है सांप्रदायिकता को फैलाने का। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो सांप्रदायिकता बढ़ती है। आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया में किस प्रकार की बातें हैं वो सांप्रदायिकता पर की जाती है। असमान एवं भेदभावपूर्ण आर्थिक विकास, अगर 2 संप्रदाय, 3 संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं तो उनके साथ अगर असमान और भेदभावपूर्ण आर्थिक विकास उनका किया जाए तब भी सांप्रदायिकता है वो हो सकती है। राजनीतिक का सांप्रदायिकरण, ये आज का सबसे बड़ा कारण है सांप्रदायिकता का। और राजनीतिक लोग अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इसे कहते हैं राजनीतिक का सांप्रदायिकरण करना। प्रशासन की उदासीनता, तो कई बार जो स्थानीय प्रशासन होता है वो भी उदासीन रहता है। जब प्रारंभ में सांप्रदायिकता फैलने की बात आती है तो प्रशासन है उनके प्रति पूर्णतः उदासीन रहता है, उनको तत्काल रोकता नहीं है और वो छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ी बढ़ जाती है और सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। सांप्रदायिक दंगे भी कई बार इसे भड़क जाते हैं। या कई बार प्रशासन है वो किसी एक धर्म विशेष का, एक संप्रदाय विशेष का पक्ष ले लेता है, तब भी सांप्रदायिकता है वो फैलती है। तो अब सांप्रदायिकता के प्रभाव क्या है, कि सांप्रदायिकता से क्या क्या प्रभाव है वो समाज पर बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अब की बार समाज शास्त्र का जो आरएस का सिलेबस में उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। पहली बार ये चीज़ें समाप्त की गई है, जैसे कि आतंकवाद है या बंधुआ मजदूरी है, उनके स्थान पे अन्य समस्याओं को शामिल किया गया है। तो सांप्रदायिकता है वर्तमान में एक गंभीर समस्या है जो कभी भी एक गंभीरता का रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए इसके क्या क्या प्रभाव हैं वो हम देख सकते हैं कि इससे जो देश की एकता और अखंडता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। देश के जो लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, वो एकजुट कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही सांप्रदायिकता फैलती है वो एक नहीं रहते, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि देश की एकता बाधित होती है, अखंडता बाधित होती है। एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। जन धन की हानि, तो सांप्रदायिकता के अंदर दो संप्रदायों के लोग आपस में टकराते हैं या भेदभाव करते हैं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, तो इससे देश या जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तोड़फोड़ होती है सांप्रदायिकता के नाम पर, तो देश में जन की भी हानि होती है, लोग भी मारे जाते हैं और संपत्ति की भी हानि होती है, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। अब दंगे फैलते हैं तो दंगों में तो बहुत प्रकार की अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि दंगों के दौरान महिलाओं पर अत्याचार है वो एक आम बात होती है। जब देश विभाजित हुआ था तब हमने देखा कि किस प्रकार महिलाओं की इज्जत है वो लूटी गई थी, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। ये सब सांप्रदायिकता के कारण होता है। और असामाजिक तत्व है उनमें वृद्धि होती है, लूट मार या अपनी आपसी रंजिश को निकालना, ये सांप्रदायिकता के कारण होते हैं। सांप्रदायिकता के कारण ये सब समाज के अंदर होता है और यही असामाजिक तत्व होते हैं वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। आर्थिक विकास में बाधक हो जाती है। तो जब सांप्रदायिकता फैलती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तब देश का जो आर्थिक विकास होता है, उस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास होता है वो ठप होता है। प्रशासन है वो कर्फ्यू लगा देता है, अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा देता है, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती है और देश का आर्थिक विकास है वो रुक जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विघटन, जो सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, विघटन होना चाहिए, वो इससे बढ़ता है, घटता नहीं है और विभाजन समाज के अंदर कई सामाजिक ग्रुप बन जाते हैं और धर्मनिरपेक्षता जैसी संवैधानिक मूल्यों में गिरावट आती है। अब बात करें कि क्या प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सांप्रदायिकता को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास हमें करने चाहिए या रोकथाम के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए।
तो सांप्रदायिकता पहले जो हमने पढ़ा था कि अगर हमें कारणों का पता चल गया तो उसकी रोकथाम या के पता भी हम उसमें कर सकते हैं। कारणों से ही हमें रोकथाम के उपाय या सुझाव या देने हैं, क्योंकि जो कारण है वही उनका निदान है, वो सुझाव रोकथाम के सुझाव हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक हैं। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक हैं। तो बेरोजगारी को हम सामान्य रूप से सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमें संशोधन करना है कि किस प्रकार से हम बेरोजगारी को परिभाषित करें ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकते हैं। परिभाषा सारी देंगे कि अगर कोई रोजगार चाहता है और अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी है। ये सब जानते हैं कि अगर कोई रोजगार करने का इच्छुक व्यक्ति है, इच्छा रखता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार है। तो हमें 2-3 बातों का इसमें ध्यान रखना है ताकि हमारी जो परिभाषा है या अवधारणा है वो और अच्छी हो सके। जैसे कि केवल हम कहते हैं कि कोई रोजगार का इच्छुक व्यक्ति अगर रोजगार मांगता है और उसको नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन साथ में एक चीज और क्या जोड़नी है कि इच्छुक के साथ साथ हमें योग्य भी जोड़ना है कि जो रोजगार की योग्यता रखता है। अगर कोई बच्चा है या वृद्ध है या बीमार व्यक्ति है जो कार्य कर ही नहीं सकता, अगर वो काम करना चाहे तो उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आता है। तो कोई ऐसी स्थिति है बेरोजगारी जिसमें कोई कार्य करने का इच्छुक और योग्य व्यक्ति वेतनिक व्यवसाय नहीं कर पाता है, बेकार नहीं, वेतनिक व्यवसाय उसको नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बेरोजगारी की क्या परिभाषा देता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को 5 सप्ताह में 5 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। और भारत सरकार क्या कहती है कि अगर सप्ताह में 1 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। तो फिर भी 3 बातें इसके अंदर हमें शामिल करनी है बेरोजगारी की परिभाषा के अंदर कि किसी में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, योग्यता के साथ साथ उसमें काम करने की, कार्य करने की इच्छा भी होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसे रोजगार के लिए प्रयास भी करने चाहिए, प्रयत्न भी करने चाहिए। अगर कोई योग्य व्यक्ति है, इच्छा भी रखता है, लेकिन अगर प्रयत्न नहीं करता है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब है कि बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। हो सकता है क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बेरोजगारी के मुख्य प्रकार हैं, उसको हम 5-6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ के बारे में आपने पढ़ रखा होगा और कुछ 1-2 नए इसमें हम जोड़ेंगे। तो क्या है? परछन बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती है, इसे हम दूसरी परिभाषा में कहें तो छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में होती है। किस कृषि क्षेत्र में या जो कुटीर उद्योग होते हैं उस क्षेत्र में ये होती है। किसमें? कुटीर उद्योग में, कृषि के अंदर होती है, कुटीर उद्योग के अंदर होती है इस प्रकार की बेरोजगारी। जब एक कम आवश्यकता तो कम लोगों की होती है और अधिक लोग उसमें कार्य कर रहे थे, और जो एक्स्ट्रा लोग कार्य कर रहे हैं, अतिरिक्त जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर उनको हटा भी दें तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई या परछन बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, ये भी कृषि से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या होता है, कृषि के अंदर 2 सीजन आते हैं, रबी का सीजन और खरीफ का सीजन। रबी के सीजन में 2 या 3 महीने कार्य होता है और खरीफ के सीजन में 3 या 4 महीने का कार्य होता है। इसके अलावा जो लोग हैं वो, या इसके अतिरिक्त जो समय होता है उनमें रोजगार नहीं मिलता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसम के हिसाब से ये बदलती रहती है। आगे संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है जिसमें कि समाज का या जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ती है लेकिन उस अनुपात में संसाधन नहीं बढ़ते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है और संसाधनों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती है, आर्थिक विकास उस गति से नहीं होता है। तो आर्थिक विकास और जनसंख्या के बीच में असंतुलन बन जाता है। तो इस प्रकार जब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है तो उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी,
ये जो 3 प्रकार की बेरोजगारी थी ये मुख्य रूप से अविकसित देश थे, विकासशील देश थे उनमें है। बाकी चक्रीय बेरोजगारी किन देशों में होती है? विकसित देशों में होती है। किन देशों में होती है? विकसित देशों में होती है कि वहां जब कभी भी आर्थिक मंदी आ जाती है तब क्या होता है कि कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो जाती है, तो बेरोजगारी आती है। जैसे कि 2008 में आर्थिक मंदी आई, अब वर्तमान में कोरोना काल के अंदर आर्थिक मंदी आ रही है, तो उससे जो है अगर वापस आर्थिक विकास तीव्र गति से होने लगेगा तो वापस रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। घर्षण बेरोजगारी इसमें होता है कि कोई एक व्यक्ति एक रोजगार छोड़ता है और दूसरे रोजगार की तलाश करता है, तो कई दिन तक उसको दूसरा रोजगार नहीं मिलता है, या तो वो छोड़ देता है या उसका पहले वाला रोजगार है वो छूट जाता है। बाद में वो दूसरे रोजगार की तलाश करता है, काम की तलाश करता है, लेकिन उस दौरान कुछ समय ऐसा होता है कि उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। एक है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या तकनीकी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि तकनीक के अंदर धीरे धीरे सुधार होता रहता है, तकनीकी विकास होता है, तो इसमें 2 प्रकार से बेरोजगारी आती है कि जब भी तकनीकी विकास होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हाथों द्वारा कार्य किया जाता है या जो मानव श्रम शक्ति द्वारा कार्य किया जाता है वो कार्य किसके द्वारा होने लगता है? तकनीकों से होने लगता है, मशीनों द्वारा होने लगता है, तो उससे बेरोजगारी आती है। और बाद में तो धीरे धीरे रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बार बेरोजगारी आती है। और दूसरी, जो अकुशल लोग हैं जो तकनीक को नहीं जानते हैं, तो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर तकनीकी कोई काम आता है तो जो अकुशल लोग हैं उनकी बेरोजगारी मिट जाती है, रोजगार उनको नहीं रहता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी है वो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाती है। अब है कि बेरोजगारी के कारण क्या है और इसका समाधान हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो गरीबी मिटाने के लिए योजनाएं हैं वो ही बेरोजगारी, क्योंकि अगर बेरोजगारी मिट गई तो गरीबी भी मिट जाएगी। अब बेरोजगारी के लिए कौन कौन से कारण हैं? एक, कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक या आर्थिक कारण ही बेरोजगारी का हो, व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है कि व्यक्ति कोई काम करना ही नहीं चाहता है या वो कार्य करने का प्रयत्न ही नहीं करता है, कार्य ढूंढने का वो प्रयत्न ही नहीं करता है। अगर कोई गांव में व्यक्ति रहता है उसको रोजगार नहीं मिलता है तो हो सकता है उसको शहर में रोजगार मिल जाए या कहीं दूसरे स्थान पे रोजगार मिल जाए, लेकिन वो उसके लिए प्रयास ही नहीं करता है, इतना आलसी है कि वो एनी टाइम बीमार रहता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की कारण को व्यक्तिगत कारण में शामिल करते हैं। और तीव्र और निरंतर जनसंख्या वृद्धि दर तो सभी समस्याओं का प्रमुख कारण है ही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर है तीव्र है, उस अनुपात में रोजगार नहीं मिल पाते हैं, तो बेरोजगारी का ये प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार है, ये भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो आर्थिक सुरक्षा और जो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो क्या आती है? सामूहिक होती है। तो उसमें अगर 4 भाई हैं, 2 भाई हैं या कुछ ज्यादा लोग हैं तो 1-2 लोग होते हैं जो कार्य नहीं करते हैं और उनकी बेरोजगारी है वो चलती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की बेरोजगारी गांवों में ही होती है, शहरों में भी होते हैं। जब 2-3 भाई होते हैं तो उनमें से एक भाई है वो कार्य नहीं करता है, बेरोजगार बना रहता है, लेकिन उस पर पता है कि मेरा काम है वो चल रहा है, तो इस वजह से भी बेरोजगारी है वो संयुक्त परिवार के कारण होती है। एकांकी परिवार है तो उसको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ये भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। वापिस हम चलते हैं कि कृषि के अंदर मौसमी बेरोजगारी भी होती है, क्योंकि काम है वो केवल 4 या 5 महीनों का ही होता है। और परछन बेरोजगारी भी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी भी होती है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि भारत में जो आर्थिक विकास में कृषि का योगदान है वो बहुत कम है, लेकिन लगभग 58 से 60% 58 से 60% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि के धीरे धीरे महत्व है वो घटता जा रहा है और जो सेवा क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है, तो उस अनुपात में रोजगार किसी क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली वही है, रोजगार मुखी शिक्षा पद्धति नहीं है हमारी, केवल एक रटाऊ शिक्षा पद्धति है। ये खुद यूजीसी भी स्वीकार कर चुकी है। संसाधनों का असमान वितरण, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, जो कि हमने गरीबी में भी देखा था, भौगोलिक गतिशीलता का अभाव, ये भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अब ये है
कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए योजनाएं कौन कौन सी है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने गरीबी में पढ़ी थी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, मनरेगा है, और इसके अलावा मुद्रा योजना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेरोजगारी को मिटाने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार या विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। अब सुझाव क्या दें, तो वही बात आती है कि अगर हमें कारण पता है गरीबी के या बेरोजगारी के, तो हम समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। कारण क्या है, जैसे कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है, तो जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाया जाए, एकांकी परिवारों को बढ़ाया जाए, कृषि पर जो अत्यधिक निर्भरता है उस पर कम किया जाए, कृषि पर से लोगों को निकालकर तृतीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में लाया जाए, वर्तमान शिक्षा पद्धति को बदला जाए, इसे रोजगार परख और व्यावसायिक शिक्षा में बदला जाए। तो ये वही बातें आ जाएगी कि आर्थिक तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगा जाए, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, गैर कृषि का जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उन पर विशेष जोर दिया जाए, और कार्योन्मुख प्रशिक्षण, जो अकुशल लोग हैं उनको कुशल बनाया जाए, उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इस प्रकार का उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वो स्वरोजगार भी कर सकें और जो तकनीकी कार्य है वो भी कर सकें। अब है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार तो बहुत व्यापक अवधारणा है, इसको हम केवल एक दृष्टिकोण से समझते हैं। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, भ्रष्ट आचरण, यानी इस प्रकार का कोई आचरण व्यवहार करना जो कि भ्रष्ट है, अनैतिक है। तो इसमें सारी बातें आ जाती है, केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं होता है, सामाजिक रूप से अगर हम अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं करते हैं वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे में ही पढ़ते हैं। तो भ्रष्टाचार यानी से तात्पर्य भ्रष्ट आचरण, अगर हम शाब्दिक अर्थ को रखें तो ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। तो यह इस प्रकार का आचरण है, अनैतिक और भ्रष्ट आचरण है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शक्ति एवं सत्ता का दुरुपयोग करता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। ये मुख्य रूप से हम देखते हैं, एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्वकोश है, उसके अनुसार रिश्वत या अवैधानिक या अनुपयुक्त साधनों का प्रयोग करते हुए गलत और अनैतिक आचरण करते हुए का आचरण की ओर उन्मुख होना भ्रष्टाचार कहलाता है। तो वही है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के लाभ प्राप्त करना जिस प्रकार के लाभ प्राप्त करने के हकदार हम नहीं हैं। लेकिन यहाँ इस परिभाषा से हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसको स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसे तत्वों को शामिल करना पड़ेगा, तत्वों को देना पड़ेगा परिभाषा के अंदर, जिससे कि हम एक अच्छी परिभाषा वो भ्रष्टाचार की दे सकें। जैसे कि यह किसी लोक सेवक या पदाधिकारी द्वारा अपनी स्थिति का जानबूझकर दुरुपयोग करना है, अपनी परिस्थिति का जानबूझकर दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार में शामिल है। तो हमें ये पॉइंट शामिल करने पड़ेंगे, तभी हमारी जो भ्रष्टाचार की अवधारणा है वो पूर्ण होगी, परिभाषा पूर्ण होगी। कोई भी परिभाषा देंगे वो अपूर्ण रहेगी। तो इसकी हम विशेषताओं को बता सकते हैं, विशेषताओं के आधार पे हम इसको बताएंगे तो हमारी जो परिभाषा है वो अधिक प्रभावी होगी। तो पहली स्थिति क्या है कि किसी लोक सेवक या पदाधिकारी द्वारा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपना लाभ प्राप्त करना, तो पहला दुरुपयोग करना। दूसरा, यह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, यह मुद्रा के रूप में भी हो सकता है, यह सेवाओं के रूप में भी हो सकता है। यह विधिवत और स्वीकृत नियमों का क्या है, उल्लंघन किया जाता है। तो पहली बात अपनी परिस्थिति का दुरुपयोग करना है, दूसरी बात यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, तीसरी बात यह स्वीकृत नियमों का उल्लंघन किया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात और आती है कि इससे समाज एवं अन्य व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ तत्व हैं भ्रष्टाचार के जिनसे हमारी परिभाषा है वो पूर्ण होती है। अगर हम वर्तमान में भारत की बात करें कि वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, भारत किस पोजीशन पे है, तो एक एनजीओ है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं, भ्रष्टाचार जो इंडेक्स है तो वो जारी करता है। तो भारत में 2021 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 194 देशों में भ्रष्टाचार के मामले के अंदर भारत का 82वां स्थान है, 82वां नंबर है भारत का, किसमें? 2021 के अंदर। तो भारत की जो स्थिति है वो बहुत खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन भ्रष्टाचार भारत में बहुत बड़ी तादाद पर होता है। अब है भ्रष्टाचार के कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार के कोई एक कारण नहीं है, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े कारण हैं। क्योंकि जब हम सामाजिकता की बात करते हैं तो सामाजिकता को किसी एक चीज से हम आंकलन नहीं कर सकते, केवल आर्थिक आधार पे हम इसका आंकलन नहीं कर सकते। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों को हम बड़े बड़े 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सामाजिक कारण, नंबर 2 प्रशासनिक कारण, नंबर 3 आर्थिक कारण, नंबर 4 राजनीतिक कारण और अन्य कारण। तो हम जितने भी ये भ्रष्टाचार के कारण हैं इनको कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सामाजिक कारणों की बात करें तो आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है व्यक्ति। तो उपभोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो वो कमाना चाहता है। ये क्यों कमाना चाहता है पैसा? क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा उपभोक्तावादी चीजों को खरीदना है। तो ये संस्कृति होती है। तो इसमें एक दूसरे का दबाव होता है कि इतने बड़े पद पर है, इतने बड़े ओहदे पे है, तुम्हारे पास कोई भी संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार का सामाजिक जो प्रेशर पड़ता है तो उसके कारण भी भ्रष्टाचार व्यक्ति करता है। सामाजिक मूल्यों का पतन, जो ईमानदारी है या अन्य प्रकार के जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरे की सहायता करना है, दूसरे का जो धन है वो मिट्टी के समान समझना चाहिए, इस प्रकार के जो हमारे सामाजिक मूल्य है वो उन सब का पतन हो चुका है। भाई भतीजावाद, ये एक कारण है, वो हमेशा भ्रष्टाचार का रहेगा। जब हम किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि अगर कर्मचारी का या अधिकारी का कोई अगर भतीजा हुआ, भाई हुआ या रिश्तेदार हुआ तो वो उसको प्राथमिकता देगा। तो ये एक सामाजिक कारण है। भाई भतीजावाद से इस दुनिया में आज तक कोई बचा है ना कभी कोई बच पाएगा। अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति हमेशा झुकाव रहता है। अशिक्षा भी प्रमुख कारण है, गरीबी भी एक कारण हो सकता है भ्रष्टाचार का। अगर हम प्रशासनिक कारणों की बात करें तो हमारी जो लाइसेंस प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है, उसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। तो उस जटिलता से बचने के लिए और आम लोगों के पास उस जटिलता को समझने का अभाव रहता है। लाल फीताशाही यानी कार्य करने में देरी, अनावश्यक देरी है वो है। पद का दुरुपयोग किया जाता है, कानून में कुछ कमियां होती है, उन कमियों को फायदा उठाकर प्रशासनिक अधिकारी है वो करप्शन करते हैं। तो ये कुछ प्रशासनिक कारण है। और महंगी जो कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया है वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, और जो महंगी न्यायिक और लंबी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जटिल न्याय प्रक्रिया है, वो न्यायालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आर्थिक कारणों में देखें तो मुनाफाखोरी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, उच्च जीवन शैली के प्रति उन्माद, सार्वजनिक उदासीनता, आर्थिक नीतियों में कुछ कमियां होती है, आदि कारणों से आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक कारणों को हम देखें तो अपराधियों को या अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण होता है, उससे करप्शन फैलता है। लोगों की जो उदासीनता होती है, जो बड़े लेवल के जो करप्शन होते हैं उनमें क्या होता है कि वे जो सामान्य जनता होती है वो पूर्णतः उदासीन होती है, उसको लगता है कि हमारा क्या नुकसान है। अगर पुलिस विभाग से या कोई अन्य प्रशासनिक विभाग है, अगर हम उसमें पैसे देकर अपना कार्य करवाते हैं तो डायरेक्ट हमारा नुकसान होता है। लेकिन जो बड़े स्तर पर करप्शन होता है, राजनीतिक स्तर पर करप्शन होता है, तो उसका वास्ता हमसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो उसके प्रति उदासीनता भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। और चुनावी निधिकरण, चुनाव में जो पैसे चाहिए उसके लिए करप्शन होते हैं। हम देख रहे हैं कि अब इलेक्शन के समय बहुत ज़्यादा रेड पड़ रही होती है, तो वो सब किस लिए पड़ रही होती है? वो कि चुनावों के लिए पैसा
लगाया जाता है या जो रखा जाता है उसको बाहर निकाला जाता है उसके माध्यम से। तो ये भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण है। अगर उपायों की बात करें भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं, तो अगर हमें कारण पता है तो हम उपाय भी बता सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। जैसे कि ये है कि कारण को कौन कौन से कारण हैं जिसमें प्रमुख है, जैसे कि लाल फीताशाही है, लाइसेंस प्रणाली है, इनको सरल करके बनाया जा सकता है। ये कानूनी जो कमियां हैं उनको दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, डिजिटलाइजेशन करके इसको दूर किया जा सकता है। सार्वजनिक है उनके लिए एक आचार संहिता बनाई जा सकती है। आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। चुनावों को साफ सुथरा बनाकर इसमें किया जा सकता है। राजनीतिक और आर्थिक जो गठजोड़ है उनको तोड़कर किया जा सकता है। प्रशासन के अंदर सुधार करके हम इसमें कर सकते हैं। समाज के अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ाकर हम इसमें कम कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न, क्योंकि अभी कुछ इनमें संशोधन किए गए हैं। 2018 के अंदर है वो संशोधन किया गया है और कुछ एक नया नियम बनाया गया था 2018 के अंदर, तो उनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, तो पहला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018। ये 1947 में बना था पहले, उसके बाद 1988 में इसमें संशोधन किया गया था और वर्तमान के अंदर 2018 में इसके अंदर संशोधन किया गया है। तो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 ये 1988 के अधिनियम का संशोधित रूप है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2012, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 161, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, 2012 में अन्ना हजारे द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लाया गया था। और एक वर्तमान सरकार के समय 2018 के अंदर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, तो जिसमें जो भ्रष्टाचार करके विदेशों में भाग जाते हैं तो उनकी संपत्ति या उनका जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए ये अधिनियम है वो बनाया गया है। इसी प्रकार के अंदर ये सतर्कता आयोग है, सीबीआई है, ये भी प्रमुख संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के लिए रोकने के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं अगली समस्या के रूप में। अगली हमारी समस्या है हमारी नहीं कौन अब आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? अगर आवाज आ रही है तो अनुपम जी, नरेंद्र जी प्लीज कमेंट। आवाज आ रही है? अब आ गई? ओके क्लियर है। नरेंद्र जी आवाज आ रही है अब तो?
ठीक है, तो बाल विवाह है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। ओके, तो बाल विवाह से तात्पर्य है उस विवाह से है जिसमें लड़का या लड़की अथवा दोनों, लड़का लड़की या दोनों। ओके, अब आवाज आ रही है। निर्धारित आयु से कम हो, जब लड़का लड़की या दोनों की आयु निर्धारित आयु से कम हो, क्योंकि ये आयु अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो या लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। तो ये साधारण सी परिभाषा है, तो परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब कारण क्या है कि बाल विवाह क्यों होते हैं, भारत में बाल विवाह और राजस्थान में बाल विवाह के प्रमुख कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत में दहेज के कारण भी कुछ ये समस्याएं कम हो रही है। देखो, राजस्थान में बाल विवाह है वो हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके कारण बदलते जा रहे हैं। पहले एक कारण, बहुत बड़ा कारण दहेज का था। किसका कारण था? दहेज का। क्योंकि जब एक कोई लड़की छोटी होती है तो या लड़का छोटा होता है तो उसके साथ ही विवाह कर दिया जाता है छोटी लड़की का, क्योंकि एक साथ दहेज देना पड़ता है तो कम देना पड़ता है। तो इससे जो छोटी लड़की होती है उसकी शादी उसके साथ होने से बाल विवाह में वृद्धि होती है। दूसरी, घरेलू एवं कृषि श्रम। राजस्थान में यह भी एक बड़ी समस्या रही है। आबादी है वो कृषि पर ज्यादा निर्भर है और जो खेत हैं वो भी काफी बड़े हैं। तो घरेलू कार्य के लिए भी, घरेलू श्रम के लिए भी अगर कोई बीमार है तो वो चाहता है कि उनके बहू आए ताकि वो कार्य करे। और इसी प्रकार कृषि में भी उनका हाथ बढ़ाए। ज्यादा जमीन होती है तो ज्यादा लोगों की कृषि कार्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बच्चों की जल्द ही शादी कर देते हैं ताकि 2-3 श्रमिक है बहू के रूप में श्रमिक उनको मिले। लड़कियों की सुरक्षा और बचाव की भावना, तो मैंने कहा था कि चेंज होते रहते हैं। पहले ये सबसे बड़े कारण थे, धार्मिक कारण सबसे बड़ा था, लेकिन अब क्या कारण है, चेंज हो रहे हैं। वर्तमान के अंदर लड़कियों की जो सुरक्षा और बचाव की भावना है, जो लड़कियों की माँ बाप को एक असुरक्षा की भावना हमेशा रहती है, तो उससे बचने के लिए भी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। हमारी रूढ़िवादी, हमारी जो परंपराएं हैं वो भी बाल विवाह के अनुकूल है। निम्न आर्थिक स्थिति भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो अधिकतर बाल विवाह होते हैं वो निम्न आय वर्ग होता है उसमें अधिक होते हैं। अशिक्षा भी बाल विवाह का प्रमुख कारण है। आजकल हम देखते हैं कि जो शिक्षित हैं उनमें विवाह की आयु बढ़ रही है। पहले जो हमारे शिक्षित वर्ग में विवाह की जो आयु सामान्य महिलाओं की 18 से 20 वर्ष थी, आजकल वो कितनी हो गई है, वो 18-20 से वर्ष बढ़कर कितनी हो गई है, 27-28 साल तक चली गई है। जो लड़कियों की आयु है विवाह की वो 18 से 20 वर्ष थी, वो शिक्षित महिलाओं में अब 25, 26, 27, 28 तक चली गई है। और जो पुरुषों में 20-22 वर्ष थी वो लगभग 30 वर्ष तक चली गई है। तो अशिक्षा से भी बाल विवाह अधिक होते हैं। माता पिता द्वारा जल्दी से जिम्मेवारी से मुक्त होने की जो धारणा है, जो सोच है, वो भी बाल विवाह को क्या है कि एक हमारी कहावत रही है जो रूढ़िवादिता को कहते हैं कि महिला है, लड़की है, वो बोझ है, तो माँ बाप जल्दी से जल्दी उस बोझ को उतारना चाहते हैं, इसलिए बाल विवाह होते हैं। तो ये बाल विवाह के प्रमुख कारण हैं। अगर हम बाल विवाह को दूर करने की बात करें तो दूर भी इन कारणों को किया जा सकता है, जैसे कि अशिक्षा से बढ़ते हैं तो शिक्षा द्वारा बाल विवाह को कम किया जा सकता है। रूढ़िवादिता कहाँ होती है, जो संयुक्त परिवार होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र नगरीकरण का क्षेत्र बढ़ाकर और एकांकी परिवार से बाल विवाह को रोका जा सकता है। दहेज को ढंग से लागू करके, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कानून बने हुए हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, उन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करके। तो ये कानून कौन कौन से बने हुए हैं, तो ये कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। समय समय पर इसमें संशोधन हुआ। पहली बार जो कानून बना था वो 1929 में बना था, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। तब जो विवाह की आयु थी वो कितनी थी, 14 और 18 वर्ष। 1829 में महिलाओं की और पुरुषों की जो बालक बालिकाओं की विवाह की आयु कितनी थी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष।
1949 में जब देश आजाद हुआ तब इस आयु को 15 और 18 वर्ष कर दिया गया। 1978 में इस विवाह की आयु को 18 और 21 वर्ष कर दिया गया। तब से लेकर ये 18 से 21 वर्ष चल रहा है। तो ये कानून है, इसमें जो अंतिम संशोधन है वो 2006 में किया गया था। तो ये प्रमुख कानून है। इसके अलावा बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, उसमें भी 18 और 21 वर्ष का वर्णन है। और विशेष विवाह अधिनियम जो कि 1954 में बना था उसमें भी 18 से 21 वर्ष का प्रावधान है। तो ये जो कानून है जो बाल विवाह को रोकते हैं। वर्तमान में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीसीएम में 2006 में संशोधन कर न्यूनतम आयु है लड़कियों की वो कितनी की जा रही है, 21 वर्ष किया जाना प्रस्तावित। वर्तमान में ये एक करंट है। आगे वाले फेंकने पड़ेंगे। अब तो सही है। थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था आवाज के कारण, अब आवाज शायद प्रॉपर आ रही होगी। तो पक्ष की अगर बात करें तो कहते हैं कि जल्दी जब महिला की शादी की जाती है तो महिलाओं की जो पोषण की स्थिति है और जो उससे उत्पन्न बच्चा है उसकी जो पोषण की स्थिति है तो उसमें दोनों में कमी आती है। महिला जल्दी शादी से महिला जो बच्चे बनने की जो आयु है वो कम होती है तो उससे जो महिला की स्थिति है उसका भी पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है और उससे उत्पन्न बच्चे का पोषण भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चे और मां दोनों पर। तो इसलिए जरूरी है कि विवाह की आयु को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो मां बनने की स्थिति है वो भी बढ़ सके। और इससे क्या है कि लड़कियों के शिक्षा के अवसर कम होते हैं। अगर विवाह की आयु कम होगी तो लड़कियों की शिक्षा के अवसर घट जाते हैं क्योंकि विवाह के पश्चात बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनकी पढ़ाई है वो बीच में ही छूट जाती है। अगर विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाएगा तो साक्षरता दर में बढ़ोतरी होगी, विशेष तौर से जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। आयु बढ़ाने से जो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर है और जो मातृ मृत्यु दर है दोनों में गिरावट आएगी। तो ये भी प्रमुख कारण है। साथ में ही एक तर्क और दिया जाता है कि जब संविधान ने अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दे दिया तब महिला और पुरुष की विवाह की आयु में अंतर क्यों, इनमें भेदभाव क्यों? तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार देते हैं, ये संविधान के अनुकूल है, संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो संविधान में समानता की बात को बढ़ावा देने के लिए लड़के और लड़की दोनों की आयु 21-21 वर्ष करना जरूरी है। अगर हम इसके पक्ष की बात, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में ये कहते हैं कि बाल विवाह तो पहले से नहीं रुक रहे हैं, अगर विवाह की आयु बढ़ा देंगे तो बाल विवाह में बहुत ज्यादा वृद्धि
होगी। तो इससे क्या होगा, पहला विपक्ष में तर्क क्या है कि इससे बाल विवाह में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 23% विवाह हैं वो बाल विवाह होते हैं। अगर महिलाओं की आयु को बढ़ा दिया गया तो ये दर है वो बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो इससे बाल विवाह कम नहीं होंगे, बाल विवाह में वृद्धि होगी। और इसमें कुछ धर्म का इश्यू भी रहता है, क्योंकि जो विवाह है उसमें प्रत्येक धर्म के अलग अलग नियम होते हैं विवाह से रिलेटेड। तो ये कहता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 में, तो ये जो विधेयक है वो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। और ये भी कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर पड़ेगा, क्योंकि इनमें बाल विवाह अधिक होते हैं। और अगर विवाह की आयु बढ़ती है तो बाल विवाह का दायरा बढ़ेगा, और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सबसे किन पे होगी, अनुसूचित जाति और जनजाति पर होगी। तो ये विपक्ष में कुछ तर्क हैं। अब एक अलग सा टॉपिक है दिव्यांग। वर्तमान में काफी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सदियों तक विकलांगों की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था, यहाँ तक कि 1990 से पहले तक भी। और तो दिव्यांग से अलग इसको कभी कुछ नाम से पुकारा जाता है, कभी किस नाम से पुकारा जाता है। तो वर्तमान में दिव्यांग, तो दिव्यांग से तात्पर्य क्या है, किन लोगों को दिव्यांग कहा जाता है। तो दिव्यांग में केवल शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो दिव्यांग लोगों से तात्पर्य है उन लोगों से है जो शारीरिक और मानसिक दोनों से, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। उनका कोई ना कोई शारीरिक भाग कमजोर होता है, उनका मानसिक जो स्तर है वो कमजोर होता है। तो जिसमें बहरापन, बहरापन, अंधापन, शारीरिक विकलांगता और अविकसित बुद्धि, जैविक कमजोरी आदि को इसमें शामिल करते हैं। यानी अगर एक लाइन में हम इसको कहें तो सामान्य गतिविधि करने में असक्षम लोग, सामान्य गतिविधि या सामान्य कार्य करने में असक्षम लोग को हम दिव्यांग कहते हैं। अगर हम वर्तमान में दिव्यांगों की स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत बड़ी तादाद है भारत के अंदर जो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है। तो वर्तमान में लगभग 2.2% आबादी है वो दिव्यांग की श्रेणी में आती है। तो यानी लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हैं। 2011 में इनकी जो संख्या थी वो 2.19 करोड़ थी। क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि भारत में दिव्यांगों की स्थिति बताइए। और प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन है वो किया जाता है विकलांगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिव्यांगों के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं या दिव्यांगों के प्रति लोगों की मानसिकता क्या है। तो देखो, भारत में दिव्यांगों को हमेशा से ही पीड़ित के रूप में समझा जाता है। इनको अलग अलग नामों से प्रताड़ित किया जाता है, कभी गूंगा, कभी बहरा, कभी लंगड़ा, कभी लुल्ला। इन शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। कभी भी इनको एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं समझा गया है। तो सदैव पीड़ित के रूप में इनको समझा गया है। इनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है और इनके लिए प्रताड़ित किया जाता है कि इनके तो कर्म ही ऐसे हैं, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए इस जन्म में इस रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो ये इस प्रकार की होती है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पे देखें, अगर विकलांगों को और विकलांगता और जो गरीबी का एक गहरा संबंध है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो विकलांगता का इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो विकलांगता की सबसे ज्यादा जो मार है वो गरीब लोगों पर पड़ती है या जो समाज के कमजोर तबके हैं उन पर पड़ती है। तो बात कर रहे थे कि क्या प्रयास किए जाएं। अगर विकलांग लोगों को सही इलाज मिले, अगर सही सुविधाएं मिले, तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बैंकों के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं, विकलांग होते हैं, जो बिल्कुल एक अन्य कर्मचारी की भांति कार्य कर रहे होते हैं। 5 मिनट और है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो एक कानून बनाया गया है
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। इससे पहले कानून बनाया गया था 1995 में। तो ये जो कानून, नया कानून बना है, ये 1995 के कानून का प्रतिस्थापन है। तो उसका नाम था निर्योग्यताग्रस्त। इसको एक अन्य नाम से पुकारा जाता है अन्यथा सक्षम लोग या असक्षम लोग। तो इसमें था कि समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 को, तो इस अधिनियम को 2016 के अधिनियम में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो इसमें वही सामान्य बातें हैं जो हम पढ़ेंगे या अन्य प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जैसे कि सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि लिए उनकी रैंप के लिए व्यवस्था की गई है, उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। तो ये सभी सरकारी कार्यालयों में आज कल हम देखते हैं। और उसके अलावा सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया गया है विकलांगता के स्तर के आधार पर। अन्य प्रकार की जो है पेंशन है, छात्रवृत्ति है, अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता है, ये भी विभिन्न विभागों द्वारा इसमें दी जा रही है। तो ये भी इसमें बातें कही गई है। इसके अलावा विभिन्न विभाग हैं, उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर आपको याद है तो इसमें ऐड कर देना। और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं, वो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम है वो भी कहता है कि गैर सरकारी संगठनों का इनमें हमें सहयोग लेना है। अब बात करते हैं एक अगली और समस्या की, अगली और चुनौती की। वो चुनौती है मादक पदार्थ व्यसन की, मादक द्रव्य व्यसन की। तो मादक द्रव्य व्यसन, थोड़ा सा इसमें अंतर है कि हम क्या मादक द्रव्यों को समझ लेते हैं। मादक द्रव्य अलग चीज है, मादक द्रव्य व्यसन अलग चीज है। मादक यानी मादकता उत्पन्न करने वाले। कौन से? मादकता, मदहोशी उत्पन्न करने वाले। कौन से? मदहोशी। मदहोशी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको मादक पदार्थ कहा जाता है। और कोई व्यक्ति इस प्रकार के पदार्थों का आदी हो जाता है, व्यसन को एक और शब्द से कहेंगे आदी। अगर आदी हो जाता है तो उसे मादक द्रव्य व्यसन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मादक द्रव्य व्यसन कहा जाता है। तो ये अलग अलग स्टेज होती है। एक मादक द्रव्य सेवन अलग चीज है, मादक द्रव्य व्यसन अलग चीज है। तो मादक द्रव्य व्यसन से तात्पर्य उस दशा से है, उस स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति है मादक द्रव्यों पर इतना निर्भर हो जाता है, इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बगैर अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो मादक द्रव्य व्यसन क्या है? उस स्थिति को कहते हैं, उस दशा को कहते हैं जिसके बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता। तो 2-3 बातें हैं जो इसको हम इसमें परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। अगर इस मादक द्रव्य व्यसन की परिभाषा को हमें संपूर्ण करना है तो 2-3 बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक तो इसमें क्या निरंतर और तीव्र इच्छा होती है। निरंतर तीव्र इच्छा होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार मादक द्रव्य का सेवन कर लिया फिर नहीं किया तो वो मादक द्रव्य सेवन की श्रेणी में आएगा, वो मादक द्रव्य व्यसन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो निरंतर होती है और तीव्र इच्छा होती है। और निरंतर मादक द्रव्य की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती है। वो क्या है कि लिमिट है उसकी, बढ़ती जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निर्भरता बन जाती है। ना तो वो शारीरिक रूप से बगैर मादक द्रव्यों के रह सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से मादक द्रव्यों पर निर्भर हो जाते हैं, और मानसिक रूप से भी निर्भर होते हैं। और अनिवार्य रूप से उन्हें मादक द्रव्य सेवन करना ही पड़ता है। और वो अपनी आदत को छोड़ना चाहें तो भी छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ने में असमर्थ रहते हैं। और इससे समाज पर और खुद मादक द्रव्य सेवन करने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तब उस स्थिति को हम मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं। तो ये 4-5 बिंदु है, इनका हमें ध्यान रखना है जब हम इनको परिभाषित करें। तो कुछ और है, जैसे कि मादक द्रव्य के प्रकार अगर पूछ लिए जाए तो मादक द्रव्य के जो प्रकार है वो कुल 5-6 प्रकार होते हैं। उसको मैं थोड़ा सा अलग रख लेता हूं, इसमें मैंने नोट्स में मैं नहीं रख पाया था। तो मादक द्रव्य मुख्य रूप से वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर इसे पूछा जाए प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। पहले
वो मादक द्रव्य होते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके व्यक्ति की श्वसन की गति को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के मादक द्रव्यों को उत्तेजक मादक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तेजक। उत्तेजक मादक द्रव्य। दूसरे होते हैं सामक या शांति प्रदायक वाले, सामक या शांति वाले मादक द्रव्य है। तो उसमें क्या होता है, उनको ग्रहण करने के बाद उत्तेजना पैदा नहीं होती है, शरीर है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, श्वास की गति धीरे हो जाती है, आदमी को शांति मिलती है और नींद आने लगती है। इसमें नींद नहीं आती है, इसमें नींद आने लगती है। तो ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार क्या है? भ्रांतिजनक। किससे क्या होती है? भ्रांति हो जाती है कि वो आसमान में उड़ रहा है, उसके शरीर पे कुछ रैंक रहे हैं, उसके सुई की चुभन कर रही है, रंग बिरंगे उसको कलर दिखाई देने लगते हैं। तो ये भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि भांग है या कुछ और प्रकार के हैं। तो इस प्रकार के मादक द्रव्य मुख्य रूप से 3 है, लेकिन राम आहूजा ने इसको 6 श्रेणियों में रखा है। तो इन तीनों के अलावा 6 श्रेणियां और 3 श्रेणियां और कौन कौन सी हो जाएगी? नंबर 1 निकोटीन, नंबर 2 एल्कोहल। निकोटीन को अलग कैटेगरी में रखा जाता है और एल्कोहल को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 3 कैटेगरियां ये हो जाती है। और एक चौथा है जिनको नार्कोटिक्स कहते हैं। तो उसमें अफीम और भांग से बनने वाले उत्पाद शामिल होते हैं। तो अफीम और भांग से जो बनी पदार्थ होते हैं, जैसे अफीम से बनता है हेरोइन बनता है, स्मैक बनता है, मार्फिन बनता है, भांग से चरस बनता है या गांजा बनता है। तो ये इन सबको नार्कोटिक्स में रखते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। अब इनके कारणों की बात करें तो कारण की अगर हम बात करें तो भारत में मादक द्रव्य फैलने के कारण क्या है, तो इसमें एक बात आपको एक चीज है वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है कि भारत सुनहरा अर्धचंद्र, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज, तो भारत के इस तरफ है। कौन कौन से देश है भारत की इस तरफ? कौन कौन से देश हैं उन पे हम चर्चा करें तो भारत के इस तरफ कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान है और इधर ईरान है। तो ये 3 है वो अर्धचंद्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्धचंद्र बनाते हैं। इसे सुनहरा अर्धचंद्र या गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। तो ये दुनिया का अफीम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और अगर इस तरफ बात करें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, नहीं एक देश और है वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ये तीनों है, ये एक ट्रायंगल का बनाते हैं, इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो दोनों क्षेत्रों के बीच में भारत होने की वजह से इन क्षेत्रों में अवैध रूप से बहुत ज्यादा तादाद में मादक द्रव्यों का व्यापार होता है और इससे भारत में मादक द्रव्य ज्यादा फैलते हैं। और इसका कारण भी ये है कि एक प्रमुख कारण रहता है सहज उपलब्धता। जितनी ज्यादा अगर किसी चीज की उपलब्धता होगी तो उसका प्रयोग भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एक कारण होगा कि इनके बीच में स्थित होना, दूसरा कारण हो जाएगा सहज उपलब्धता। इनके अलावा आर्थिक तंगी या आर्थिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव है या सामाजिक स्वीकृति भी एक प्रमुख कारण है। आजकल अल्कोहल जैसे सामान्य तत्वों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो सामाजिक स्वीकृति बढ़ गई है, सहज उपलब्ध रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। जिज्ञासावश तनाव को दूर करने के लिए जो लोग शारीरिक दोषों से पीड़ित रहते हैं वो अपने शारीरिक दोषों की जो एक रहती है, तनाव रहता है या एक जो हीन भावना रहती है, उस हीन भावना को दूर करने के लिए भी मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। अगर रोकथाम के उपाय की बात करें तो जो हमें कारण है कि इनकी उपलब्धता को कम करना चाहिए, जो उनका व्यापार है उन पर कम करना चाहिए, जो सामाजिक स्वीकृति है उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सामाजिक रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं जिनसे हम मादक द्रव्यों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगभग आज हमने सभी समस्याओं पर चर्चा की है, सभी चुनौतियों पर चर्चा की है। 2-3 चुनौतियां रह गई है। एक दहेज की समस्या रह गई है, एक
एक दो समस्या और रह गई है, दलित की समस्या रह गई है, वृद्ध लोगों की समस्या रह गई है, तो इन पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक आपको बताए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और इनमें ऐड करने की आवश्यकता है या कोई क्वेश्चन आपके अगर दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको ये जो 4 क्लासें हुई हैं इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने प्रेम से आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।